चांद की बेटी। वहाँ न सौंदर्य की चर्चा न पूजा। रोज़मर्रा के सादे जीवन की गिनी चुनी बातों से ही किसी को फुर्सत नहीं। लेकिन कभी किसी ने चांद सिंह की लड़की के चांद की परी होने में शक नहीं किया। यूँ तो 16-17 बरस की आयु में कौन सी लड़की सुंदर नहीं जान पड़ती। यदि सृष्टि का यह विधान ना होता तो सृष्टि की परंपरा कैसे चालू रहती। सोनिया की छरहरी देह हवा में डोलते हुए केले के पत्ते की भांति स्वयं ही लच लच जाती। उसका रंग वह था जिसके पाने के लिए शहर की चतुर रमणियाँ ब्यूटी पार्लर जाती हैं। लंबी पलकें वाली लंबी आँखें कानों को छू लेना चाहती थी। माथे में सीधी उतरती जरा सी लंबी नाक, पतले पतले होठों को देख सहसा सीधी खड़ी हो गई थी। हंसी उसके मुंह से कोयल जैसी मिठास हवा में घुलती थी। सोनिया और मोनिका दोनों बहनें गांव की नहर में कपड़े धोने गई थी। दोनों बहनें लकड़ी की छोटी छोटी थापियों से आहिस्ता आहिस्ता पीटकर कपड़ों को धो धो कर एक ओर रखती जाती थी। अपने शरीर के कुर्ते और सलवारें उन्होंने सबसे पहले धोकर एक ओर सूखने डाल दिए थे ताकि चलने के समय तक सूख जाएं। सोनिया शरीर पर केवल एक चादर लपेटे हुए थी। मोनिका की उम्र कम होने के कारण कमर में केवल अंगूछा था। सोनिया ने कहा, मोनिका, राहुल के कपड़े कहाँ लाई? मोनिका ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, माँ ने जो दिया ले आई। सोनिया ने व्यग्र हो कहा, हाय हाय, माँ ने राहुल के कपड़े तो दिए ही नहीं, वह क्या पहनेगा? बड़ी रानी बहन, जा भाग कर ले आ। मोनिका ने कहा। मोनिका ने एक भीगी हुई सलवार पहनी, सिर पर अंगोछा रखा और उसके ऊपर कुछ धोए हुए कपड़े सिर पर थामे वह घर की तरफ भागी। मोनिका 10 कदम ही गई थी कि सोनिया के मन में खटका हुआ। उसके मन ने कहा, मोनिका को भेज अकेले रह उसने अच्छा नहीं किया। उसे सहसा रोहित का ख्याल आया। रोहित 20-21 बरस का नौजवान था। उसका मकान नहर के उस पार था। वह सरपंच का लड़का था। आसपास के सभी लोग रोहित की तारीफ करते थे। बहुत समझदार नौजवान, घर बार का कामकाज बड़े लगन से देखने वाला। बड़े भाइयों के सामने उसने कभी आंख न उठाई थी। लेकिन सोनिया उससे नाराज़ थी। वह उससे डरती थी। 5-6 दफ़े रोहित ने उसे सुबह शाम बाहर जाते या लौटते मिला था। एकांत देख आहिस्ता से सोनिया को पुकार लेता। किसी दूसरे आदमी के सामने वह चुप रहता। सोनिया को निश्चय था रोहित उसे अकेले में मिलने की चेष्टा में रहता है। वह थापी से थप थप कपड़े पीटती जाती और रोहित की दुष्टता की बात सोचती जाती थी। कुछ आहट पा सोनिया ने सिर उठाकर देखा। सचमुच रोहित सामने खड़ा था। सोनिया बहुत घबराई। उसकी बलखाई लटें चारों ओर बिखर रही थी। उसके शरीर पर केवल एक भीगी हुई चादर लिपटी थी। रोहित ने होठों पर उंगली रख उसे बिल्कुल चुप रहने का संकेत किया। सोनिया क्रोध और लज्जा में बावली हो गई। शरीर को चादर से सिमटा आंखें निकाल उसने कहा, हट यहाँ से, तू यहाँ क्यों आया बेशर्म? इस फटकार की परवाह रोहित ने न की। वह कुछ कदम आगे बढ़ाया। सोनिया ने झुंझलाकर कहा, जा यहाँ से, नहीं तो मैं अभी चिल्लाती हूँ, तेरा सिर दांव से कटवाती हूँ। रोहित एक कदम और आगे बढ़ गया, मानो उसे अपने प्राणों का नहीं कुछ और ही भय था। एक लंबी सांस खींचकर उसने कहा, सोनिया। सोनिया ने और सिमट कर कहा, मैं चिल्लाती हूँ, दूर हो चांडाल। आहिस्ता से रोहित बोला, तू चिल्लाएगी तो मैं नहर में कूद पड़ूंगा। सोनिया ने चिल्लाने के लिए छाती में सांस भरी। पलक झपकते रोहित नहर में कूद गया। एक लकड़ी के फट्टे से उसने पकड़ लिया। सोनिया की चिल्लाहट दब गई। भय से तड़फ कर उसने कहा, हाय ना रोहित। रोहित नहर से बाहर आ गया। सोनिया उसी तरह गठरी सी बनी बैठी थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जल भर आया। रोहित को आगे आते देख सोनिया ने गिड़गिड़ा कर कहा, हाय, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तू जा। कांपते हुए स्वर में रोहित बोला, मैं जाता हूँ, पर एक बात पूछूंगा। सोनिया,
तू मुझसे ब्याह करेगी? सोनिया का मुंह लाल हो गया। उसने फिर गिड़गिड़ाकर कहा, हाय तू चला जा। रोहित ने कहा, सोनिया तू मुझसे ब्याह नहीं करेगी तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगा। बता, मुझसे ब्याह करेगी? सोनिया ने कातर स्वर में कहा, मैं क्या जानूं, पापा जाने। तेरे पैर पड़ती हूँ, जा, कोई आ जाएगा। रोहित ने कहा, सोनिया मैं दिन रात तेरा नाम जपता हूँ, तू मुझसे नाराज़ क्यों रहती है? सोनिया ने अत्यंत व्याकुल स्वर में फिर दोहराया, हाय रोहित जा। रोहित ने प्रार्थना के स्वर में पूछा, सच बता, मुझसे नाराज़ है? मेरे सिर की कसम, एक बार बता दे। सोनिया ने आंखें पोंछकर जवाब दिया, नहीं, अब जा, मोनिका आ जाएगी। रोहित ने कहा, मैं जाता हूँ, पर तू रोज़ पानी लेने नल पर आना। देख, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, केवल एक आँख देख लिया करूँगा। सोनिया हाथ जोड़ बिलख कर बोली, हाय रोहित जा। जाता हूँ, रोहित ने कहा, पर जिस दिन तू नहीं आएगी मैं इसी नहर में कूद पड़ूँगा। रोहित चला गया। अगले दिन सोनिया असमंजस में पड़ी रही। मन भारी भारी सा हो गया। वह रोहित की बात न सोचने का यत्न करती थी, परंतु वह मन से हटता नहीं था। उसे रोहित पर क्रोध आता। क्यों वह उसके मन में बार बार आता है? क्रोध उसे आता, परंतु रोहित के प्रति पहले जैसी घृणा अब न जाने कहाँ चली गई थी। सोनिया को जान पड़ता वह थक गई है, जल में बही चली जा रही है। पाँव पृथ्वी पर नहीं लगते। दूर किनारा दिखाई दिया, परंतु किनारे पर रोहित खड़ा था। चारा न था। उसने आंखें मूंद ली, परंतु निश्चय था वह डूबेगी नहीं। तीसरे पहर उसकी छाती धक धक करने लगी। वह नल कैसे जाए और न जाने से ही कैसे निर्वाह होगा? उसने मन में कहा, चाहे जो हो, वह बेशर्मी मुझसे न हो सकेगी। व्याकुलता और भय से उसके लिए खड़ा रहना असंभव हो गया। वह एक चादर में मुंह लपेट खाट पर पड़ गई। बत्तियां जल गई, पर सोनिया खाट से न उठी। माँ के बुलाने पर कह दिया, सिर में दर्द हो रहा है। उसका हृदय द्रवित होकर नेत्रों के रास्ते बह जाना चाहता था। इच्छा होती थी खाट के नीचे धरती फट जाती और वह उसमें समा जाती। उसी समय उसका पिता चांद सिंह बाहर से लौटा। घबराई हुई आवाज़ में उसने सोनिया की माँ से कहा, बड़ा जुल्म हुआ। सरपंच का लड़का रोहित नहर में गिर पड़ा। सोनिया की माँ की चीख निकल गई। उसने कहा, क्या? चांद सिंह ने कहा, अपनी एक गाय को ढूंढने वह नहर पर गया था। जाने कैसे उसका पैर फिसल कर वह नहर में गिर पड़ा। भला हुआ कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने उसे नहर से निकाल लिया। सरपंच के घर पहुंचाकर अभी आ रहा हूं। हालत ज़्यादा ठीक नहीं है, बस जान बच गई है। थोड़ी देर ना देखते तो जान चली जाती। सोनिया ने इतनी बात सुनी। हाय, वह पानी लेने नल पर नहीं गई। माँ ने जब उसे खाना खाने के लिए पुकारा, उत्तर न पा समझ लिया लड़की को नींद आ गई है। कुछ रात और जाने पर सोने से पहले माँ बेटी को देखने आई। माँ ने लड़की के सिर पर हाथ रख दिया। वह बुखार की गर्मी से जल रहा था। माँ और मोनिका घबराहट में बैठकर ठंडे पानी का अंगोछा उसके सिर पर रखने लगी। सोनिया फूट कर रो उठी। मोनिका ने पूछा, बहन सिर दर्द हो रहा है क्या? माँ ने कहा, नहीं नहीं, बुखार की बेहोशी है। सोनिया रात भर रोती रही। यौवन जनित उन्माद और लालसाएं चिरस्थायी नहीं होती। इस उन्माद के नशे में जिसे हम प्रेम का नाम दे डालते हैं, वह वास्तव में प्रेम नहीं, किंतु वासनाओं की प्यास मात्र है। लगातार 6 महीने तक सोनिया के साथ रहकर अब रोहित की आंखों में भी सोनिया के प्रेम और सौंदर्य का वह महत्व न रह गया था जो पहले था। अब वह नशा कहाँ था? उन्हें अब ऐसा जान पड़ता जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी भूल कर डाली है। रोहित अब सोनिया से कुछ खिंचे खिंचे से रहने लगे। उनके प्रेम में अब शिथिलता आने लगी।
सोनिया का मूल्य उनकी आंखों में घटने लगा। पर रोहित स्वयं ये सब चाहते न थे, परंतु वे विवश थे। हृदय के ऊपर किसका वश चला है। रोहित अपने व्यवहार पर स्वयं ही कभी कभी दुखी हो जाते, फिर वही भूल करते। कभी कभी औरों के सामने भी सोनिया से वह ऐसा व्यवहार कर बैठते जो अनुचित कहा जा सकता था। सोनिया सुख की छाया में ही पलकर बड़ी हुई थी। अपमान, अनादर और तिरस्कार के ज्वालामय संसार से वह परिचित न थी, किंतु अब पग पग पर उसे रोहित से प्रेम के कुछ मीठे शब्दों के स्थान पर तिरस्कार से भरा हुआ अपमान ही मिलता था। सोनिया ने रोहित के इस परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखा था, उनके हृदय को अच्छी तरह टटोला था। इस परिवर्तन के बाद भी उसने समझ लिया था कि रोहित के हृदय में उसने एक ऐसा स्थान बना लिया है जिस तक किसी और की पहुंच नहीं है। उसे इसी में संतोष था। पत्नी के रूप में पहुंचकर सोनिया ने अपना अस्तित्व ही मिटा दिया था। रोहित के चरणों में उसके लिए थोड़ा सा स्थान बना रहे, यही उसकी साधना थी। और इस साधना के बल पर ही वह रोहित का किया हुआ अपमान और तिरस्कार हंसकर सह सकती थी। उसके ऊपर उस अपमान और तिरस्कार का अधिक प्रभाव न पड़ता। रोहित के जरा हंसकर बोलने पर वह सब कुछ भूल जाती थी। उसे याद रहता तो केवल रोहित का मधुर व्यवहार। उस दिन वे बहुत रात लौटे। उनकी बाट जोहते जोहते सोनिया भूखी प्यासी सो गई थी। जब रोहित अपने कमरे में पहुँचे तो 12 बज रहे थे। इस समय सोनिया को जगाना उन्होंने उचित न समझा। विलंब से लौटने का दुख था, जबकि वे भोजन कर चुके थे और सोनिया उनकी प्रतीक्षा में भूखी ही सो गई थी। उन्हें सोनिया के ऊपर दया आई। उसके सिर पर हाथ फेरते फेरते वे नींद की प्रतीक्षा करने लगे। सोनिया गाढ़ी निद्रा में सोई थी। उसके चेहरे पर कभी हंसी और कभी विषाद की रेखा खिंच जाती थी। रोहित यह देख रहे थे। आज उन्हें अपने कटु व्यवहार तीर की तरह चुभने लगे। इसी सोच विचार में वे सो गए। सोनिया की भी नींद खुली। घड़ी की ओर देखा, 2 बज रहे थे। पास ही रोहित सुख की नींद ले रहा था। वह बड़ी व्याकुल हुई। उसने अपने आप को न जाने कितना धिक्कारा। ऐसी नींद भी भला किस काम की। वे आए और भूखे प्यासे सो रहे और यह निगोड़ी आंखें न खुली। इसी प्रकार अनेक विचार उसके मस्तिष्क में आकर उसे विकल करने लगे। सोनिया फिर सो न सकी। बाकी रात उसने करवट बदलते ही बिताई। इसी प्रकार 7 महीने और बीत गए। आज वही तिथि थी जिस दिन रोहित और सोनिया विवाह के पवित्र बंधन में बंधकर एक हुए थे। वह आज बड़ी खुश थी। सवेरे उठते ही उसने नहाकर नई साड़ी पहनी। कुछ आभूषण भी पहनकर वह रोहित के उठने की प्रतीक्षा करने लगी। रोहित उठे और उठकर प्रतिदिन के नियम के अनुसार बाहर जाने लगे। सोनिया ने पहले तो उन्हें रोकना चाहा, किंतु फिर कुछ सोचकर बोली, आज ज़रा जल्दी लौटना। क्यों, कोई विशेष काम है? रोहित ने पूछा। आज अपने विवाह की वर्षगांठ है। कुछ प्रसन्नता और कुछ संकोच के साथ सोनिया ने उत्तर दिया। होगी, उपेक्षा से कहते हुए रोहित चले गए। सोनिया की आंखें डबडबा आई। कुछ समय बाद वह घर के कामकाज में लग गई। भोजन में आज उसने कई चीज़ें जो रोहित को बहुत पसंद थी बनाई, किंतु रोहित का कोई पता नहीं था। सोनिया रोहित की तलाश में रोहित के दोस्त मिस्टर अग्रवाल के घर पहुंच गई। वहां पहुंचकर सोनिया ने देखा रोहित ताश के खेल में तल्लीन है। वहां पर मिस्टर अग्रवाल की कन्या रानी को छोड़कर किसी को नहीं पहचानती थी। रानी रोहित की बाल सहेली थी और वे उसका बहुत आदर करते थे, किंतु आज रोहित का रानी के पास इस तरह बैठे रह जाना और सोनिया की उपेक्षा करना सोनिया को बड़ा कष्टकर जान पड़ा। वह सोचने लगी, यहाँ न आती तो अच्छा होता। वह बैठ न सकी। 10 मिनट तक चुपचाप खड़ी देखती रही। अंत में रानी की नज़र उस पर पड़ी। उसने उठकर सोनिया आदर के साथ बैठाया। रोहित को सोनिया का इस प्रकार उसकी खोज में ही सही उसके मित्रों के घर तक पहुंचना अच्छा न लगा।
उन्होंने वहीं सबके सामने उसे डांट दिया। वे सिर से पैर तक जल उठे। कुछ देर वहाँ बैठकर फिर वे अपने घर आए। घर पहुंचकर उन्होंने सोनिया को बहुत कुछ कह दिया। क्रोध में न मनुष्य में बुद्धि रह जाती है न विवेक। रोहित ने जो कुछ कहना था वह भी कहा और जो कुछ नहीं कहना था वह भी कहा। सोनिया कट सी गई। अपमान उसके चेहरे पर तड़प उठा, किंतु वह कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि कुछ बोलकर अपना अहित छोड़कर वह हित नहीं कर सकती। अंत तक अपने इस कार्य के लिए वह विनम्र भाव से रोहित से क्षमा मांगती रही और इस बात का आश्वासन देती रही अब उससे ऐसी भूल कभी न होगी। किंतु रोहित अपने आप को शांत न कर सके। कुछ देर इधर उधर टहल कर वे सोनिया से बोले, सोनिया, मैं तो मिस्टर अग्रवाल के घर जा रहा हूँ। वहाँ मुझे शांति मिलती है। रानी के पास पहुँचकर मैं एक प्रकार के सुख और शीतलता का अनुभव करता हूँ। तुम्हारे पास मैं शांति नहीं किंतु अशांति ही अधिक पाता हूँ। शीतलता नहीं, मुझे जलन होती है। और यह सच तो है सोनिया कि अब मैं तुमसे घृणा करने लगा हूँ। जहाँ मैं थोड़ी शांति पाता हूँ वहाँ मुझे जाने दो। कहते हुए रोहित बाहर चले गए। सोनिया वहीं धरती पर लौटकर फुट फुट कर रोने लगी। आज उसे मालूम हुआ कि वह कितनी असहाय, कितनी विवश और कितनी दुर्बल है। संसार उसे शून्य सा होता हुआ जान पड़ा। उसे ऐसा लगता था जैसे उसका सर्वस्व कोई बरबस उससे छीने लिए जाता है। रोहित बहुत रात लौटे। सोनिया तब तक सोई न थी। वह अब भी रो रही थी। सोनिया की अवस्था पर रोहित को दया आ गई। उन्हीं की ओर से इस संग्राम की संधि का प्रस्ताव हुआ। सुलह हुई और दोनों ने साथ भोजन किया। रात अच्छी कटी, किंतु सवेरे से फिर वही तकरार शुरू हो गई। रोहित फिर कुछ तेज बातें कह के चल पड़े और सोनिया रोती रह गई। कुछ पहर बाद रोहित घर वापस आए और क्रोध के साथ बोले, सोनिया, तुम जाओ अपने माता पिता के साथ रहो। मेरा पिंड छोड़ दो। तुम्हारे साथ रहने से मुझे कष्ट भर होता है और कुछ नहीं। मैं अपने आप तो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तुम अपने आप ही चली जाओ तो मेरे ऊपर किसी प्रकार की जिम्मेदारी न रह जाएगी। मेरा कहना मानो, मुझे इस बंधन से मुक्त कर दो। सोनिया, तुम भी सुख से रह सकोगी, मैं भी सुख से रहूँगा। सोनिया ये बातें चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहते जाते थे। उसने हिचकियों के साथ कहा, रोहित, तुम बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो मैं कर दूंगी। व्यंग्य और उपेक्षा की हंसी के साथ रोहित ने कहा, हाँ, यही चाहता हूँ सोनिया, मुझे बंधन से मुक्त कर दो। जिस दिन तुम मेरी इतनी सी बात मान लोगी मुझे बड़ी शांति मिलेगी। शाम को घर लौटकर रोहित ने देखा सोनिया अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रही थी। उसकी आंखें कदाचित एक बार रोहित को देख लेने की प्रतीक्षा में खुली थी। रोहित के आते ही एक हिचकी के साथ उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो गई। रोहित पागलों की तरह सोनिया की लाश से बातें करने लगे। आज भी रोहित को सुनसान जगहों व नगर के खंडरों में देखा जा सकता है। वे न कभी किसी से बोलते हैं और न किसी की बात का उत्तर देते हैं। बस सोनिया के चित्र को बड़ी सावधानी से हृदय से लगाए खंडरों में घूमते रहते हैं।